हेलो फ्रेंड्स। एक्जिमा एक बहुत ही कॉमन स्किन की समस्या है और आई एम श्योर आपने इसके बारे में शायद सुना होगा। यदि आप इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है आप या आपके कोई क्लोज वंस इस परेशानी से जूझ रहे हों। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम शब्द है और इसके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ स्किन डिजीजेस आ जाते हैं और बहुत कॉमनली इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक्जिमा एक ऐसा शब्द है जो शायद आपके दिमाग में थोड़ा डर पैदा करे, हो सकता है शायद थोड़ा आप इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन से डरते हो। तो आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक्जिमा के बारे में, इसके कारण, इसके टाइप्स, क्या जनरल प्रिकॉशंस हैं जो आप रख सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। आपको इस वीडियो में एक्जिमा से संबंधित लगभग सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिलेगी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जहां हम यूज़फुल छोटे छोटे वीडियोस बट बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो बात करते हैं एक्जिमा की। अपनी लगभग पिछले 20 साल की प्रैक्टिस में जब स्किन के पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, कई दफ़ा ये होता है कि उनका कुछ और प्रॉब्लम होता है, वो डायग्नोज एक्जिमा की तरह हुआ होता है और बहुत सारे लोग एक्जिमा नाम से ही घबराते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है एक्जिमा। एक्जिमा या डर्मेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है स्किन का, जिसके अंदर की इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, वहाँ पर ऊजिंग हो सकती है। तो वीपी या ऊजिंग वाले लीजन को एक्जिमा कहते हैं, पर सारे एक्जिमास ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ऊजिंग देखें। कुछ फॉर्म में एक्जिमा ड्राई भी रहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो कॉमन वेराइटीज़ होते हैं एक्जिमा के, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा पहला वेरिएंट जो एक्जिमा का होता है वो होता है एक्सोजीनस एक्जिमा, यानी कि एक्सटर्नली जब आपकी बॉडी किसी एलर्जिन के, किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आती है जिससे कि आपको इचिंग हो सकती है, आपको सेंसिटिव है आपकी स्किन किसी चीज़ से, तो उस एलर्जिन के कांटेक्ट में आने पर आपकी स्किन पे ये एक्जिमा वाले चेंजेस आ सकते हैं। जिन एक्जिमा वाले चेंजेस में यही जो मैंने बोला, रेडनेस, इचिंग, दाने, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। तो एक्सोजीनस एक्जिमा की जहाँ तक बात करें तो इसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक कंडीशन है जिसका की ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे कि ये मेटल्स के साथ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसमें कि आपको जहाँ पर आप पहनते हैं किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को, वहाँ पर रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, दाने आ सकते हैं। ये नेक की ज्वेलरी, हाथ की ज्वेलरी, या कभी कभी कुछ लोगों को जो बेल्ट पहनते हैं उसके बकल से ये हो सकता है। ये आपको रिंग के पहनने के वजह से हो सकता है। ये आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपके ग्लासेस में यदि कुछ मेटल का पार्ट है तो उससे ये हो सकता है। ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपको हेयर कलर जो आप यूज़ करते हैं उसके डाई के वजह से हो सकता है। हालांकि इसमें एक और कंडीशन भी बोला जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस। जब ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, जब ये इन्फ्लेमेशन बहुत एग्रेसिव होता है, तो इसको कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस आपको डेटॉल के कांटेक्ट में, सेवलॉन के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। काफ़ी लोग जो अपने चोट को, वुंड्स को क्लीन करते हैं डेटॉल से या सेवलॉन से, उनको ये समस्या हो सकती है जिसमें कि काफ़ी ऊजिंग होती है और इस तरीके से दिखता है। कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस आपको किसी इंसेक्ट बाइट के बाद भी हो सकता है, जब इंसेक्ट बाइट्स के वजह से
उनके जो टॉक्सिन्स हैं उसके कांटेक्ट में आने पे स्किन के ये इन्फ्लेमेशन, ये एक्जिमा देखने में आता है। कांटेक्ट डर्मेटाइटिस आपको किसी डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, जो कि हाउसवाइफ्स को बहुत कॉमनली देखने में आता है। अक्सर ये हाथों पर ज़्यादा देखने में आता है। कांटेक्ट डर्मेटाइटिस आपको फ्रेगरेंस के वजह से हो सकता है। बहुत लोग जो डीओ या परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, किसी भी तरह की खुशबू, इनफैक्ट जैसे कि ऐसे फ्रेगरेंस वाले मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करने पर भी लोगों को कांटेक्ट डर्मेटाइटिस देखा जाता है। कांटेक्ट डर्मेटाइटिस ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, जैसे कि जो लोग सीमेंट के साथ काम करते हैं या जो लोग पेंट्स के साथ काम करते हैं, उनके अंदर निकल और दूसरे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, जो कि कांटेक्ट डर्मेटाइटिस कर सकते हैं। कांटेक्ट डर्मेटाइटिस का एक और कॉमन रीज़न, एक और कॉमन टाइप लेटेक्स एलर्जी होता है। ये अक्सर डॉक्टर्स में पाया जाता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में पाया जाता है, जिसमें कि ग्लव्स जिनमें लेटेक्स पाया होता है, वो ग्लव्स के पहनने पर हाथों के अंदर यही तरीके के सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कांटेक्ट डर्मेटाइटिस आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के यूज़ से भी हो सकता है, जैसे कि मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, आई लाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें, यदि आपको इससे एलर्जी है, जो कि इसके कलर से, इसकी फ्रेगरेंस से, इसके जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके वजह से, इनके बेस की वजह से ये हो सकता है। कांटेक्ट डर्मेटाइटिस आपको सोप्स, शैम्पूज़ और मॉइस्चराइज़र्स के वजह से भी हो सकता है। तो कांटेक्ट डर्मेटाइटिस के बाद जो एक और बहुत कॉमन वेरिएंट होता है डर्मेटाइटिस का, अगेन ये कांटेक्ट में ही रहता है, जैसे कि इसको बोलते हैं हैंड एक्जिमा और हैंड डर्मेटाइटिस। ये अगेन कांटेक्ट डर्मेटाइटिस का एक टाइप ही है, जो कि फीमेल्स में देखा जाता है अक्सर, जिनको कि सोप्स, डिटर्जेंट्स ये इस्तेमाल करने होते हैं। कभी कभी वेजिटेबल्स, स्पेशली जैसे टमाटर या प्याज, इनके रस के कांटेक्ट में आने के वजह से भी लोगों को कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, हैंड एक्जिमा देखने में आता है। तो अब हम बात करते हैं एंडोजीनस एक्जिमास की। इनके अंदर आपको कोई भी एक्सटर्नल एलर्जन से कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको बिना इनके कांटेक्ट में आए भी हो सकते हैं। इसके कई तरीके के वेरिएंट्स हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन टाइप जो होता है वो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस अक्सर बच्चों में देखा जाता है। ये बिल्कुल इन्फेंटाइल एज ग्रुप में भी स्टार्ट हो सकता है, कभी कभी लेट एज ऑफ ऑनसेट भी होता है। शुरुआत में बच्चों के चीक्स पर रेड रैशेस आते हैं, उसके बाद ये रैशेस फोल्ड्स में आ जाते हैं लगभग 1-2 साल के एज के बाद। स्किन फोल्ड्स, जैसे कि आपका एल्बो वाला फोल्ड या फिर नी के पीछे या नेक के पास, इन एरियाज़ को ये इन्वॉल्व कर सकता है। अक्सर एटोपिक डर्मेटाइटिस एडोलेसेंट एज तक जाते जाते ज़्यादातर लोगों में ठीक हो जाता है। कभी कभी ये अडल्ट में भी परसिस्ट कर सकता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम काफ़ी डिटेल में एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पॉम्फोलिक्स। ये भी एंडोजीनस टाइप ऑफ एक्जिमा है। इसके अंदर फिंगर्स में अक्सर बहुत लोगों के छोटे छोटे दाने जैसे निकल आते हैं, खारिश होती है, और इनके बाद ये दाने फट सकते हैं। फिर ये ड्राई और स्केलिंग के फॉर्म में भी होते हैं। साइड ऑफ फिंगर्स पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है, हाथों पे हो सकता है, पैरों पर हो सकता है। और ये एक्जिमा में अक्सर पेशेंट्स को काफ़ी इचिंग होती है, और पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर अब दाने निकलेंगे। अक्सर ये एक्जिमा ज़्यादातर समर्स में देखा जाता है, और विंटर्स में ये अपने आप से ठीक हो जाता है। एक और एक्जिमा का टाइप है जिसको बोलते हैं न्यूमुलर एक्जिमा और डिस्कॉइड एक्जिमा। इसमें कॉइन शेप्ड में, यानी सिक्के के गोलाकार शेप में आपको रैशेस आते हैं। ड्राई स्किन से रिलेटेड रहता है ये एक्जिमा का टाइप, और ये अक्सर विंटर्स में ज़्यादा देखा जाता है।
और स्किन को यदि अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया जाए तो ये एक्जिमा कम देखने में आता है। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्जिमा जो रहता है वो होता है न्यूरोडर्मेटाइटिस, यानी कि इसको बोला जाता है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस भी। ये एक्जिमा न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन का एक्जिमा है, यानी कि ये स्ट्रेस से रिलेटेड एक्जिमा रहता है। काफ़ी लोगों को ये इजीली असेसिबल साइट्स पे, कॉमन साइट जो इसकी रहती है वो रहती है शिन्स, पैरों के नीचे, टांगों पर, जहाँ पर आप खाली बैठे समय अपना हाथ लेके जा सकते हैं और रगड़ सकते हैं, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। ये हैबिचुअल इचिंग होती है। लोगों को एक अर्ज उठता है, बहुत लोग इसको मीठी मीठी खारिश भी बोलते हैं। यदि वो नहीं खारिश करेंगे तो उनको बहुत बेचैनी होगी और एक अर्ज उठेगी खारिश करने की, जिसपे कि चैन बढ़ जाता है। तो इसको न्यूरोडर्मेटाइटिस भी बोला जाता है क्योंकि ये इचिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन है, यानी कि आप जब स्ट्रेस में होंगे तो ये वाली खारिश आपको, ये वाला एक्जिमा ज़्यादा देखने में आएगा। आपकी बॉडी का ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म होगा जिसमें कि आप खारिश कर कर अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसका इलाज है आपका खुश रहना और स्ट्रेस लेवल्स को कम करना। न्यूरोडर्मेटाइटिस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट जितने भी टाइप के एक्जिमा है उनका एक बहुत कॉमन कॉज स्ट्रेस है उनके बढ़ने का। न्यूरोडर्मेटाइटिस आपको उन एरियाज़ को इन्वॉल्व करेगा जहाँ पर आपका हाथ आसानी से जा सकता है, जो अनअसेसेबल साइट्स हैं उन पर ये नहीं होगा। और न्यूरोडर्मेटाइटिस अक्सर खाली समय की खुजली है। जब आप बिज़ी होंगे दिन भर तो आपको ये खारिश नहीं होगी। जब आप घर आकर खाली बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, उस समय आप पाएंगे कि आपको ये खारिश हो रहा है। अब हम एक और तरीके के एक्जिमा की बात करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेसिस एक्जिमा, या इसको एक्जिमा ऑफ वस्कुलर ओरिजिन भी बोला जा सकता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के किसी एरिया में थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाने के वजह से होता है। वेरिकोज वेन नाम की एक कंडीशन है जिसमें पैरों के वेन्स फूल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज आपकी अफेक्टेड हो सकती है और पैर में, जैसे आप देख रहे हैं इमेजेस में, टॉर्चुअस वेन्स दिखने लगती हैं। अब यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और उसका प्रवाह ना होने की वजह से ये एरिया थोड़ा हीट अप होता है और कुछ समय के बाद यहाँ वेन्स में से कुछ पदार्थ बाहर निकलकर स्किन में जमा होते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्कलरेशन देखा जाता है, स्किन का इचिंग देखी जाती है, रैशेस बन जाते हैं और लंबे समय तक यदि ये परसिस्ट करे तो यहाँ पर घाव भी बन सकते हैं। तो इसकी जो कॉमनेस्ट साइट होती है वो अंदरूनी पार्ट होता है टांगों का, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं। और इन अल्सर्स को जो ये बनते हैं इनको वीनस अल्सर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड रहे उस पोर्शन में, और जो प्राइमरी कॉज है यानी कि आपके वेन्स का ब्लॉकेज, लिम्फेटिक्स का ब्लॉकेज, उस पे काम किया जाए, वेरिकोज वेन्स पे इलाज किया जाए तो ये कंडीशन आपकी ठीक हो जाती है, नहीं तो ये बार बार आपको परेशान कर सकती है। अब हम बात करेंगे क्या इलाज होते हैं इस कंडीशन के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इलाज होता है, पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसके लिए अपने आप से ट्रीटमेंट करते रहते हैं, अपने आप से दवाइयाँ लगाते रहते हैं या कभी कभी किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं और उसके बाद उन दवाइयों को वो अपने आप से यूज़ करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कंडीशंस क्रॉनिक हो सकती हैं, ये कंडीशंस एक्यूट हो सकती हैं और इनका इलाज हमेशा डॉक्टरी सलाह पर करें। इसके लिए आप जब भी कंसल्ट करें, आप सिर्फ यदि जनरल फिजिशियंस को कंसल्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, यानी कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ को इसके लिए कंसल्ट करें। तो जो इलाज होते हैं उसमें डायग्नोस करना ज़रूरी होता है कि ये कंडीशन का कारण क्या है, टाइप क्या है, और अकॉर्डिंगली अगर कोई एलर्जन हम पाते हैं
उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कभी-कभी कुछ फूड आइटम्स भी हो सकते हैं जो आपके इस एलर्जी को बढ़ा रहे हों, जैसे कि काफ़ी लोगों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं खाने में, उनके वजह से भी एलर्जीज़ हो सकती हैं। ख़ास तौर से एटोपिक डर्मेटाइटिस या डिस्कॉइड एक्जिमा या फिर डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, इन कंडीशंस में आप पाएंगे कि आपको फूड एलर्जेंस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कभी-कभी सिट्रस फ्रूट्स भी इसको बढ़ाते हैं। कभी-कभी देखा गया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड से भी ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। एग्स स्पेशली कुछ लोगों में एलर्जिन का काम करते हैं। फूड एलर्जी टेस्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकता है इस तरीके की चीज़ों में। कुछ लोगों को ग्लूटेन से भी इस तरीके के एक्जिमास बढ़ते हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट यदि देखेंगे तो वो आपको बता सकते हैं। ग्लूटेन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो वीट के अंदर पाया जाता है, और ये वीट तो गेहूँ तो ज़्यादातर स्टेपल फूड है इंडिया में, और उसी से मैदा और दूसरी चीज़ें भी बनती हैं। तो अगर ऐसे मरीज़ जिनको ये प्रॉब्लम है वो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को इनफैक्ट ये प्रॉब्लम डेयरी प्रोडक्ट्स के चलते भी हो सकती है, तो ऐसे लोग यदि डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें तो उनका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी डिटेक्ट होती है एक्सटर्नली कांटेक्ट में आने पर, जैसे कि मेटल की चीज़ों से या फिर फ्रेगरेंस से, तो वो सब आप अवॉइड करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मॉइस्चराइजेशन का रहता है, और मैं अपने कुछ पहले वीडियोस में ये वीडियो देखें ड्राई स्किन केयर, जिसमें कि बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है कैसे आप ध्यान रख सकते हैं ड्राई स्किन का। ड्राइनेस अगर स्किन में रहेगा तो आपको एक्जिमा प्रोन रहेगी स्किन। आप मॉइस्चराइजेशन करें। 3 मिनट्स रूल मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें कि 3 मिनट के अंदर नहाने के बाद आप अपने शरीर पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, जिससे कि वो नमी आपके बॉडी में ट्रैप हो जाए। और मॉइस्चराइज़र लगाते वक्त ध्यान रखें कि ये कोई फ्रेगरेंस वाले मॉइस्चराइज़र्स ना हो। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहते हैं ये। और फर्दर और मॉइस्चराइज़र्स के बारे में ये ड्राई स्किन वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसके बाद कुछ दवाइयाँ रहती हैं, जैसे कि एंटी एलर्जिक्स, ओरल एंटी एलर्जिक्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, जिसमें कि सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, फेक्सोफेनाडीन और इस तरीके के काफ़ी सारे सॉल्ट्स रहते हैं। तो कुछ एंटी एलर्जिक्स ऐसे होते हैं जो कि सिडेटिव रहते हैं, जिनको लेके आपको नींद आ सकती है। कुछ ऐसे रहते हैं जिनको लेके आप एक्टिव रह सकते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड्स मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं। इनको बिल्कुल भी आप अपने आप से यूज़ ना करें। इनके साथ टॉलरेंस भी देखी जाती है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं लिंक में दिए गए हैं, बेटनोवेट और इस तरीके के और स्टेरॉइड्स के बारे में ज़रूर इनको देखें और इनके बारे में जानें। ये आप बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। और एक और कॉमन सलाह जो अक्सर लोग देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं, कि आप मॉइस्चराइज़र के अंदर ये स्टेरॉइड वाला बेस का क्रीम मिला लें और फिर लगाएं। ये मेरी समझ में ठीक नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं मॉइस्चराइज़र आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, बड़े एरियाज़ पे लगाएं और खूब सारी क्वांटिटी में यूज़ करें। जबकि जब आप स्टेरॉइड हम देते हैं तो हम चाहते हैं कि आप उसको गैप पे यूज़ करें, कम क्वांटिटी में लगाएं और लिमिटेड एरिया में लगाएं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। स्टेरॉइड्स को लंबे समय तक लगाने पर आपको स्किन पे डैमेज हो सकता है, जो कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्टेरॉइड्स के कैटेगरीज़ होते हैं, 6 कैटेगरीज़। मैं स्टेरॉइड पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और जिसमें कि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के कैटेगराइजेशन होता है स्टेरॉइड का, और कौन से स्टेरॉइड को कहाँ पे यूज़ करना फिर भी रिलेटिवली सेफ़ रहता है। इसके बाद कुछ स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पाइमेक्रोलिमस और टेक्रोलिमस। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं, और इनको हम स्पेशली एटोपिक डर्मेटाइटिस में काफ़ी यूज़ करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका रोल, और ये लगभग स्टेरॉइड जैसे इफ़ेक्ट देते हैं, पर इनके साथ टॉलरेंस
या स्टेरॉयड वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने में आते, तो ये एक काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। फ़ोटोथेरेपी का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। नैरो बैंड यूवीबी फ़ोटोथेरेपी मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में यूज़ करता हूँ, जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस और दूसरे तरीके के एक्जिमास में भी काफ़ी फ़ायदा करती है। आप अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी जब लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशंस होती हैं और स्टेरॉइड से आपकी बॉडी में टॉलरेंस हो जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके अलावा ओरल स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ओरल इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन भी सीवियर केसेस में हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। बट ये दवाएं थोड़ी से इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी रहते हैं, तो ये बहुत संभल के और किसी का बहुत एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में हमें टॉपिकल या ओरल एंटीबायोटिक्स भी ऐड करने पड़ते हैं, स्पेशली एक्यूट कंडीशंस में जब काफ़ी इन्फ्लेमेशन होती है। और ये सारी दवाइयाँ एक कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं और बहुत केयरफुली हमें चूज़ करना होता है। क्रॉनिक तरीके के जो एक्जिमास यानी कि जो लंबे समय चलने वाले एक्जिमास होते हैं, उनके अंदर हमें और सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि दवाइयों से कुछ समय के बाद टॉलरेंस हो जाती है। लंबे समय दवा चलने पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जब आप बड़े बॉडी एरियाज़ पर लगा रहे हैं इन दवाइयों को, तो इन दवाइयों का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उस समय भी लगाने की दवाइयों से भी काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो यदि आप कंसीव कर जाते हैं उस समय जब आप ये इलाज ले रहे हैं, तो ज़रूर फ़ौरन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उन्हें बताएं। कई दवाइयाँ ऐसी हैं उनमें जो कि आपको बंद करनी पड़ सकती हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रहे हैं, जिसमें कि आप क्या ध्यान रख सकते हैं अपना स्किन का, जिससे कि आपको ये एक्जिमा का प्रभाव कम हो। जैसे मैंने बोला कि जो भी पोटेंशियल एलर्जेंस हैं उनको आप अवॉइड करेंगे, उनको कांटेक्ट में आने से आप रोकेंगे। मॉइस्चराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहाते वक्त ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, उससे स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। सोप जो यूज़ करें या शैम्पूज़ जो यूज़ करें वो फ्रेगरेंस फ्री यूज़ करें। और आप विद इन 3 मिनट्स मॉइस्चराइज़र अच्छे से बॉडी के ऊपर लगाएं, ताकि वो नमी आपके बॉडी में ट्रैप हो जाए। टॉवल आप बहुत जेंटली, बहुत माइल्डली जस्ट टैप करेंगे अपने बॉडी पर, आप उसे रगड़ेंगे नहीं। फ्रिक्शन से आपकी जो डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, वो बढ़ सकती है। डिओस या परफ्यूम्स को आप अवॉइड करें। कॉटन के कपड़े पहने, एटलीस्ट अगर आप जैसे विंटर्स में कपड़े पहन रहे हैं तो नीचे कॉटन की लेयरिंग हो। डायरेक्ट वूलन या सिंथेटिक कपड़ा आपके स्किन के टच में ना आए। आप अपने कपड़े लिक्विड डिटर्जेंट्स में वॉश कर सकते हैं, जो कि जो पाउडर डिटर्जेंट्स होते हैं वो कभी कभी आपके कपड़ों में स्टक कर जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। नया कपड़ा आपने ख़रीदा है तो उसको एक बार ज़रूर वॉश करें पहनने से पहले। काफ़ी समय के बाद यदि आप अपने कपड़े चेंज ऑफ सीज़न पे निकाल रहे हैं तो धूप दिखाएं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा पहनने से पहले। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, वो यदि आपकी स्किन एलर्जी प्रोन है तो। खाने में जैसे मैंने डिस्कस किया वीडियो में, अगर आपको कुछ ऐसे एलर्जेंस हैं और नहीं है तो आप थोड़ा सा उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और जो भी आप एलर्जन पाते हैं अपने शरीर के लिए, उसको आप खाने में अवॉइड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। जब आप केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं या आप डिश वॉशिंग कर रहे हैं या आप सब्जियां काट रहे हैं, उस समय यदि आप ग्लव्स पहन के करें तो अच्छा रहेगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या कि किसी और व्यक्ति को भी यदि लेटेक्स से एलर्जी है तो लेटेक्स फ्री ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया एक्जिमा के बारे में, हालांकि ये सिर्फ नटशेल में है और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं इस विषय पे कुछ और वीडियोस बनाऊं, कुछ और डिटेल में जानकारी दूं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
हमें खुशी मिलेगी आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के। यदि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको आपकी समस्या का समाधान देने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जिनके की हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया और तहे दिल से धन्यवाद।